8 नंबर के 5 नंबर के जो वायरल प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, बच्चे इन प्रश्नों को छोड़ के जाते हैं, इनकी तैयारी ही नहीं करते और एग्जाम में ये प्रश्न आ जाते हैं। तो तगड़े प्रश्न है, इनको जरूर कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। ये क्वेश्चन 8 नंबर में बार बार पूछा गया है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। हमारे पास एक शंकु है, आपको चित्र बना के दिखाता हूं। ठीक है, हमारे पास एक शंकु है। अब उसमें क्या बोला है, शंकु के अंदर जितने बड़े से बड़ा एक क्या बन सकता है, बेलन बन सकता है, महत्तम बेलन। तो मैंने एक बेलन बना लिया। देखो बड़े से बड़ा बेलन यहां बनेगा। ठीक है, ये बेलन की त्रिज्या है। सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन, बेलन को महत्तम दिखाना है क्षेत्रफल को, की जो त्रिज्या है शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। इसकी जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी है। ठीक है, शंकु की त्रिज्या की क्या है, आधी है। मैं नाम दे देता हूं। देखो ये हमारी क्या है, ये हमारी ऊंचाई है, ये हमारी शंकु की ऊंचाई है लंबवत, यहां से लेकर यहां तक। तो इसका नाम दे देते हैं। ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी, ये बिंदु है अपनी सी। ठीक है, इस वाले बिंदु का नाम दे दिया डी, इस वाले बिंदु का नाम दे दिया ई, इसका नाम दे दिया पी, इसका नाम दे दिया मैंने क्यू, और ये सेंटर पे तो ये मैंने नाम इसको ओ दे दिया। ठीक है, मैं क्या करता हूं, ये त्रिज्या है किसकी, ये त्रिज्या है बेलन की। तो मैं बेलन की त्रिज्या को x मान लेता हूं। माना बेलन की त्रिज्या कितनी है, x है। और शंकु की त्रिज्या को मैं r मान लेता हूं। शंकु की त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक, इस त्रिज्या को मैं r मान लेता हूं, मान लेना। और शंकु की ऊंचाई को मैं क्या मान लेता हूं, h मान लेता हूं। माना शंकु की ऊंचाई क्या है, h है। ये सब माना लिख लेना, मैं यहां लिख भी देता हूं। ठीक है, यहां लिख देता हूं, माना माना ओ ई, ओ ई बोले तो बेलन की त्रिज्या, ये मैंने x मानी। माना ओ सी, ओ सी बोले तो शंकु की त्रिज्या, ये मैंने r मानी। और ए ओ, ए ओ का मतलब क्या, बेलन की ऊंचाई, इसे मैंने h माना। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। ठीक है, हमें बेलन का, ठीक है बच्चों, हमें बेलन का क्या चाहिए, बेलन का देखो यहां पर क्या बोला है, लंबवृत्तीय बेलन महत्तम वक्र पृष्ठ दिखाना है। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हमें महत्तम दिखाना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ, और बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। 2π ये r है, h अपना क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक अपना h होगा। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक अपना h होगा। अब आप देखो, h में कैसे निकाल सकता हूं, चूंकि त्रिभुज, त्रिभुज हमारे पास त्रिभुज कहाँ बन रहा है, देखो यहाँ पे भी तो है ना एक त्रिज्या, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास त्रिज्या कौन सी ले लेता हूं मैं, क्यू ई सी, क्यू, ठीक है, ई सी, ये वाली मैंने त्रिज्या ली, ये वाली त्रिज्या बोल रहा हूँ, त्रिभुज ली मैंने, ये वाली। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो त्रिभुज है वो समरूप है त्रिभुज ए ओ सी के, ए ओ सी के। ठीक है, अब क्यों है ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाला देखो, ये जो त्रिभुज है इसमें भी सी मिलेगा आपको, इसमें भी सी मिलेगा। ठीक है, और ये वाला 90 और ये वाला भी 90, दो अपने कोण समान दिखा दिए तो समरूप तो होगा ही होगा। कारण दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना लिख देना यही बहुत है। अब देखो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा क्यू ई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, बट्टे में ओ ए। ठीक है, यहां से मैं ले लूंगा ई सी, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, ओ सी। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। तो देखो मेरे पास क्यू ई, क्यू ई, क्यू ई क्या है मेरा, बेलन की ऊंचाई है जिसकी मुझे जरूरत है। ओ ए मेरा क्या है, ओ ओ ए, ये मेरा एच है।
ठीक है। ई सी मेरा क्या है, ई सी, इतने में से जब मैं इतना घटा दूंगा तो इतना बचेगा, यानी कि आर से मुझे क्या घटाना पड़ेगा, एक्स घटाना पड़ेगा, बट्टे ओ सी, ओ सी मेरे पास क्या है, आर है। तो कुल मिला के जो क्यू ई है, क्यू ई का मतलब हमारे पास बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई वो क्या आ जाएगी, एच आर माइनस एक्स बट्टे आर, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ थी, हमें मिल चुकी है। ठीक है, हमें मिल चुकी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ, अब आ जाओ बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन 8 नंबर में रिपीट मोड में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, एस, सरफेस एरिया को हम एस से दर्शाते हैं, और इसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये सूत्र लिखा है मैंने, ये इस आर एच से कोई संबंध नहीं है इसका। अब मैं मान रखूंगा 2 पाई, आर की जगह पे क्या होगा, त्रिज्या की जगह पे बेलन की त्रिज्या क्या है, एक्स है, और एच की जगह पे क्यू ई था। ठीक है, एक्स की जगह पे क्या था, क्यू ई था। चलो क्यू ई लेके भी देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, 2 पाई एक्स। अब क्यू ई का मान रखेंगे एच आर माइनस एक्स बट्टे में आर। ठीक है, तो प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 2 पाई एच, 2 पाई एच बट्टे में आर, बाहर है एक्स से मैं अंदर गुणा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आर एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी। फलन मैंने एक्स के रूप में ले लिया, ठीक, क्योंकि मेरी त्रिज्या एक्स में है, तो मैं क्या करूँगा, इस फलन का अवकलज करूँगा एक्स के सापेक्ष, डी एच बट्टा डी एक्स। तो एक्स के सापेक्ष कर रहा हूँ तो ये सब हमारे क्या है, कांस्टेंट है, 2 पाई एच बट्टे में आर, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब अंदर का अवकलज होगा, आर कांस्टेंट बाहर, एक्स का अवकलज 1, और एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा, 2x, है ना। यानी कि डी एच बट्टे डी एक्स मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 2 पाई एच बट्टे में आर, आर माइनस के 2x। समीकरण नंबर इसको मैं 1 मान लेता हूँ। हमें सिद्ध क्या करना है, उस पर नज़र बनी हुई होनी चाहिए। हमें सिद्ध क्या करना है कि जो बेलन की त्रिज्या होगी शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। ठीक है, जो बेलन की त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी है, ये अपने को सिद्ध करना है। एक्स जो होगा वो आर बट्टे 2 होगा। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डबल डेरिवेटिव भी लगे हाथ कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम होगा या नहीं होगा उसके लिए डबल डेरिवेटिव चाहिए होता है। 2 पाई एच बट्टे आर हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, देखो आर के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो आर तो हो जाएगा 0, और यहाँ से आ जाएगा एक्स का अवकलज 1, यानी कि गुणे में 1। तो कुल मिला के ये क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस के 4 पाई एच बट्टे में आर, यानी कि ऋणात्मक, यानी कि क्या हो गया, ऋणात्मक फलन आ गया। अब इसमें एक्स है ही नहीं, मैं अगर एक्स का मान रखना चाहूँ तो एक्स तो है ही नहीं इसमें, तो ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया ऋणात्मक। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि डबल डेरिवेटिव ऋणात्मक है, चूंकि डी टू एच बट्टे डी एक्स स्क्वायर ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, इसलिए महत्तम फलन होगा। फलन हमारा क्या था, सरफेस एरिया था, क्षेत्रफल था, महत्तम फलन है। एक काम तो ये हमने कर दिया। अच्छा, एक चीज और भी तो होती है कि उच्चतम तथा निम्नतम के लिए जो सिंगल डेरिवेटिव है उसको 0 रखते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट काम में, तो यहाँ लिखोगे उच्चतम तथा निम्नतम के लिए, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या करते हैं, जो सिंगल डेरिवेटिव है डी एच बट्टा डी एक्स, इसको हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव क्या है उसको 0 रखो, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पाई एच बट्टे आर माइनस के 2x। दो पदों का गुणनफल 0 है, ये पूरी चीज़ क्या है, कांस्टेंट है, इसका मान तो 0 नहीं हो सकता। जब इसका मान 0 नहीं है तो इसका मान 0 होना ही पड़ेगा। तो यहाँ मेंशन करना है कि 2 पाई एच बट्टे आर, इसका मान 0 नहीं हो सकता, अर्थात इसके मान को 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो r बराबर हो जाएगा 2x
और ये 2 गुणे में, इधर आके आ जाएगा बट्टे में। तो यही तो अपने को सिद्ध करना था कि जो बेलन की त्रिज्या होगी वो शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। आंसर प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यही आपको बार बार सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप इस प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, वो है उदाहरण का हेलीकॉप्टर वाला प्रश्न, एग्जाम में बार बार आता है। कहते हैं शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर, देखो वक्र इसके अनुदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है। बिंदु 3,7 पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है। न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। तो देखो 2D डायमेंशन में बनाते हैं हम। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, मान लेते हैं कि शत्रु का अपाचे हेलीकॉप्टर यहाँ पर है, शत्रु का अपाचे हेलीकॉप्टर यहाँ पर है। ठीक है, हेलीकॉप्टर एक्स दिशा में कुछ गया होगा, वाई दिशा में कुछ गया होगा। मान लेते हैं एक्स दिशा में एक्स गया है और वाई दिशा में क्या गया है वो दे रखा है अपने को। क्या दे रखा है? x² + 7। ये है अपाचे हेलीकॉप्टर की पोजीशन। और सैनिक की पोजीशन कहाँ है? यहाँ पर है। मान लेते हैं सैनिक की पोजीशन है 3,7, एक्स में 3, वाई में 7। यह है सैनिक की पोजीशन। सैनिक यहाँ से इस अपाचे हेलीकॉप्टर को क्या मारना चाहते हैं? गोली। ठीक है, तो इसकी और इसकी न्यूनतम दूरी क्या होगी वो आपको निकालनी है। ठीक है, क्या करनी है? न्यूनतम दूरी निकालनी है। सो देखो न्यूनतम दूरी अगर मैं निकालूं, चूंकि दूरी की अगर हम बात करें, दूरी बोले तो पी क्यू। तो पी क्यू क्या होगा अपने पास? यह है 2 बिंदु के बीच की दूरी। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, 2D में है ना। तो सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। यही तो होता है बच्चों। तो अब यहाँ पर सूत्र हम रख देंगे। ठीक है जी, इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2 मान लो और इसको y2। कोई दिक्कत नहीं होगी। x1 की जगह x है, x2 की जगह पे 3, y1 की जगह पर x² + 7 है और y2 की जगह पर 7। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, स्क्वायर भी तो है, यहाँ आ जाएगा x - 3 का वर्ग और 7 से 7 कटेगा, यहाँ आ जाएगा x⁴। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पी क्यू है दूरी, जो कि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, जो कि हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ अंडररूट है, दिक्कत देगा अपने को। तो अगर मैं वर्क कर दूं, जो नेचर इस फंक्शन का होगा, जो वर्क करने पे उस वही नेचर उस फंक्शन का भी होगा। तो इस फलन को मैं वर्क कर देता हूँ और वर्क करने के बाद इस पी क्यू फंक्शन को मैंने नाम दे दिया एफ एक्स। यहाँ लिख भी देता हूँ, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। मैंने पूरी गणित वगैरह बढ़ा रखी है, चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो पी क्यू का स्क्वायर को मैंने फंक्शन एक्स बोल दिया और यहाँ क्या आ जाएगा? x - 3 का वर्ग प्लस x⁴ अंडररूट हट गया। ये फलन बन गया। अब फलन का आपको अवकलज करना होता है। एक बार f' करो, तो एक बार अवकलज करेंगे, x⁴ का अवकलज हो जाएगा 4x³ और यहाँ से आ जाएगा 2x - 3, यानी कि 4x³ 2x 2 3 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अगर आप देखेंगे भी यहाँ से तो हमारा 2 वयनिष्ठ है, 2x³ 2 1 कम 2 2 3 6। गुणनखंड बनाना होता है तो क्योंकि x की घात 3 है तो एक x का मान सोचो जो इसको संतुष्ट करे। तो देखो, चूंकि अगर x की जगह पे मैं 1 ले लेता हूँ और यहाँ पे रख के देखता हूँ, x की जगह पे 1 रख के देखो, तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। तो क्या ये 0 बना रहा है, शून्य बना रहा है? 2 और 1 3। जी हाँ बिल्कुल, 3 में से 3 घटा 0, संतुष्ट कर रहा है। यानी कि प्लस का एक इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का एक। x - 1 इसका एक फैक्टर है। अच्छा फैक्टर है तो इससे गुणा कर, भाग दे दो इसके अंदर। तो बाकी 2 शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे? भाग देंगे। कक्षा 9-10 में पढ़ा होगा ये आपने, भाग देंगे। यहाँ से आ जाएगा 2x, तो ये आ जाएगा 2x², 2x से कम 2x। घटाने पे चिन्ह बदलता है। ठीक है, तो इससे ये कटा 2x और ये 3x हो गया, -3। यहाँ पर x है तो प्लस का 3 लग गया,
ठीक है। अच्छा, और 2 शून्य का और निकालेंगे ना, मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ घात में 3 था ना, मैंने 2 लिख दिया, मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, घात में 3 था, तो यहाँ 2x² आएगा, 2x², 2x की घात 3, और यहाँ गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस के 2x²। अब सही है, अब सही है। सो देखो, ये तो ये कटा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस के 2x², प्लस के 2x², ऊपर से आ जाएगा प्लस के x, और ये माइनस का 3। अब सही है। अब देखो, यहाँ आ जाएगा 2, 2 से गुणा करेंगे 2x आएगा, 2x², और 2x से कम 2x, माइनस का घटा दो, घटाने पे चिन्ह बदलता है, इससे ये कटा 2x और x, 3x, माइनस का 3, अब 3 आ जाएगा प्लस का, 3 से गुणा करेंगे, 3x से कम 3x, घटाने पर चिन्ह बदलता है, कट के 0, पूरा 0 ही आएगा। अब क्या ये इसको और 2 शून्य x के 2 और मान निकालने के लिए मुझे इसको 0 रखना पड़ेगा। हमें फैक्टर क्या मिल गया, 2x - 1, 2x² प्लस 2x प्लस 3 मिला मुझे, है ना, ये मिला। लेकिन ये आपको एक वास्तविक मान नहीं देगा, x के 2 और वास्तविक मान नहीं मिलेंगे, वास्तविक मान सिर्फ आपको एक ही मिला, x बराबर 1। ठीक है, x बराबर 1 ही मिलेगा। अगर आप चेक करोगे भाई, आप कैसे बोल पा रहे हो सर वास्तविक मान नहीं मिलेगा, तो आप b² - 4 से निकालो, विविक्तीकरण निकाल लो। अगर d का मान नेगेटिव आता है तो कभी भी वास्तविक मान नहीं होता है ना। तो b हमारे पास क्या है, देखो 2 है, 2 का वर्ग 4, a की जगह पे 2, c की जगह पे 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो कितना आ गया, नेगेटिव के 20, यानी कि ये काल्पनिक मान देगा। ठीक है, काल्पनिक मान देगा, और काल्पनिक मान का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। ठीक है, काल्पनिक मान देगा। तो आपको x का मान, ठीक है, आपको x का मान सिर्फ 1 ही मिलेगा। ठीक है, चूंकि जब आप f' को 0 मानोगे, ठीक है, तो ये तो काल्पनिक मान देगा, 2x - 1, 2x², 2x प्लस 3, तो यहाँ से इसको 0 मानने पे आपको x बराबर 1 ही मिलेगा, और ये आपको क्या देगा, काल्पनिक मान देगा। ठीक है, ये आपको क्या देगा, काल्पनिक मान देगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब न्यूनतम दूरी को भी तो न्यूनतम दिखाना है, तो अब इसका अगर मैं डबल डेरिवेटिव कर दूं, देखो डबल डेरिवेटिव कर देता हूं, तो यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 4 3 12x², यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, और x, क्योंकि दूरी को भी न्यूनतम दिखाना है ना, अब x का मान यहाँ रखोगे f'(1) पर, तो 12, x की जगह पर 1 रख दिया, तो यह आ जाएगा 14, यानी कि धनात्मक। पॉजिटिव आया ना, धनात्मक आया। अगर डबल डेरिवेटिव धनात्मक आता है तो फलन क्या होता है, न्यूनतम। फलन न्यूनतम होगा। हर एक चीज दिखानी अनिवार्य है। ठीक है, हमने फलन को भी न्यूनतम दिखा दिया, क्योंकि दूरी न्यूनतम होगी, वो दिखाने के लिए बोला था। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें मान निकालना है ना, न्यूनतम दूरी। अभी दूरी निकालने के लिए यहाँ पर x की जगह पर 1 रखना होगा, तो यहीं पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, PQ। यहाँ रख देते हैं, तो x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 - 3, 1 की घात 4, तो यहाँ से बचेगा -2, -2 का वर्ग 4 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा √5 मात्रक। ठीक है, हमें हमारा न्यूनतम दूरी कितना मिलेगा, √5 मात्रक मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है और एग्जाम में बार बार आता है, बार बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, कह रहे हैं एक कार t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करता है। कार है हमारे पास, समय 0 है, इसकी पोजीशन P है, चलना प्रारंभ करता है और Q पे जाके रुक जाता है। ठीक है, प्रारंभ करके Q बिंदु पर रुक जाती है। t सेकंड में तय की दूरी x मीटर में यह है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तय की गई दूरी है x, वो हमें क्या दे रखा है, वो दे रखा है t² - 2 - t/3।
ठीक है, ये दे रखा है। कार को क्यू तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए और पी और क्यू के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है और मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आए हैं, जबकि इतना हलवा क्वेश्चन है ये। सो देखो, जब कार यहाँ स्टार्टिंग अवस्था में है तो टी का मान क्या है बच्चों? 0 है। वेग हमारा 0 है ना, चाल हमारी 0 है। चूंकि एक्स हमें क्या दे रखा है बच्चों? टी स्क्वायर से अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस के टी की घात 3 बट्टे में 3, यही हो जाएगा। ये एक्स दे रखा है। तो हमारे पास जो वेग होता है वो क्या होता है कि जो दूरी का फलन होता है उसको एक बार में अवकलज करना होता है समय के सापेक्ष। कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4t और यहाँ से आ जाएगा 3t स्क्वायर बट्टे में 3। 3 से 3 कटा तो जो हमें हमारा वेग मिलेगा dx बट्टा dt वो मिलेगा 4t माइनस के टी स्क्वायर। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं तो मेरा t आ जाएगा उभयनिष्ठ 4 माइनस टी आ जाएगा। समीकरण नंबर 1, चूंकि प्रारंभिक अवस्था में स्टार्टिंग में हमारा वेग क्या था? 0 था। ठीक है, तो dx बट्टे dt क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसको 0 रख देंगे तो यहाँ से एक मान 0 मिलेगा, यहाँ से एक मान 0 मिलेगा। t बराबर 0 तो यहाँ से मिल गया, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन देगा कि 4 माइनस टी को आप 0 रखोगे तो टी का मान आपको 4 मिलेगा। तो यानी कि p से q तक पहुंचने में कितना सेकंड लगेगा? 4 सेकंड। ठीक है, अब दूरी निकालना है। t मिल चुका है, t का मान यहाँ रख दोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में क्या दूरी है वो पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे t बराबर 4 पर, t बराबर 4 पर x हमें निकालना है, t की जगह पे 4 रख दो। 4 चक्कू 16, 3 दूनी 6 माइनस 4 बट्टे 3, तो ये आ जाएगा 16 गुणे 2 बट्टे 3, तो ये आ जाएगा 16 दूनी 32 बट्टे 3। ठीक है, इतनी दूरी मीटर में आ जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। सारे क्वेश्चन जो भी लाया हूँ वो तगड़े क्वेश्चन है और एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। आजकल कुछ वीडियो में ज़्यादा पेन पेपर में बना रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, आपको पता है बच्चों। ठीक है, मेरे में एनर्जी ही नहीं बच रही है कि मैं चल फिर के पढ़ूँ, कुछ तेज बोल पाऊँ, इसीलिए मैं बैठ बैठ के ना थोड़ा सा पेन पेपर में बढ़ा रहा हूँ। कैसे भी बढ़ाऊँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ये मेन बात है। अगर आपको थोड़ा डाउट या दिक्कत लगे कि सर मज़ा नहीं आ रहा है तो मुझे बता देना। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ये तगड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार 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 पूछा गया है। जी हाँ, इस क्वेश्चन को ना बार बार पूछा गया है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि उन अंतरालों को ज्ञात कीजिए जिसमें ये जो फलन है वर्धमान भी हो ह्रासमान भी हो। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये 8 नंबर में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है और एकदम हलवा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है वो लिख लेंगे। दिया है, हमें दे रखा है फलन, क्योंकि बट्टे फट्टे के रूप में है ना, इसीलिए क्वेश्चन बड़े नंबर में आ रखा है। और मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलता हूँ। आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो पेपर खोल के देख सकते हो कि पेपर में आया हुआ है नहीं आया हुआ है। और इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। तो सबसे पहले प्रश्न को हम क्या करते हैं, एक बार अवकलज करते हैं। तो कर दो एक बार अवकलज, तो ये हो जाएगा 4 तियां 12 x की घात 3 बट्टे में 10। ठीक है, फिर यहाँ से आ जाएगा 3 सामने आ जाएगा, फिर से 4 तियां 12 एक्स स्क्वायर बट्टे में 5, 3 दूनी 6x और यहाँ से आ जाएगा 36 बट्टे 5 और 11 कांस्टेंट का प्लस 0, उसे लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे 6 का भागा ऊपर हर में जा रहा है और 5 का भागा सब में जा रहा है कम से कम। तो देखो मैं क्या करूंगा, 6 बट्टे 5 निकाल लूंगा ओपेनिस्ट। 6 बट्टे 5 मैंने निकाला ओपेनिस्ट, 6 दूनी 12 और यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12 ना एक्स क्यूब और 5 बाहर निकाला बट्टे में 2। ठीक है, 5 बाहर आ गया और 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर। 5 बाहर निकाला बट्टे में नहीं है तो गुणे में आ जाएगा, 5 छंग 30। अरे 6 तो बाहर निकाल रखा है ना, तो यहाँ पर सिर्फ
5 आ जाएगा, क्योंकि 5 बट्टे में इधर है नहीं तो गुणे में चला जाएगा। 6 बाहर आ जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। 5 बाहर आ चुका है और 6 बाहर निकाल देंगे तो 6 छंग 36। ठीक है, ये 2 से 2 देखो कटा, तो यहाँ पे आ गया 6/5। यहाँ बचा x³ माइनस के 2x² माइनस के 5x माइनस के 6। गुणनखंड करना आपको आता है कि नहीं आता है, बताइए। अब देखो, गुणनखंड करना भी सिखाना पड़ रहा है। कक्षा 9-10 में आपने सीखा होगा। x का एक मान सोचो जो इसको 0 बना दे। तो देखो, यदि कुछ भी सोच सकते हो, प्लस का माइनस का कुछ भी हो सकता है। अगर x का मान मैं 1 ले लेता हूँ, प्लस का 1 रख के देखो, चूंकि 1 की घात 3 2, क्या ये 0 बना रहा है? 1, ये हो जाएगा 2 5 और ये 6। ठीक है, तो 0 नहीं बना रहा है क्या? 1 2 -5 -6 सारे माइनस के आ गए क्या? अच्छा, गलत हो गया। देखो, यहाँ प्लस था, नजर हटी दुर्घटना घटी। अब शायद हो जाए 6 और 1 7 माइनस के 7, अब 0 आ गया। देख रहे हो, एक छोटा सा गलती पूरा सवाल गलत कर देते हैं। तो x बराबर 1 संतुष्ट कर रहा है, यानी कि x -1 इसका हो जाएगा गुणनखंड। फिर इसमें देना पड़ेगा आपको भाग, x³ माइनस का 2x² माइनस के 5x प्लस 6, इसमें देना पड़ेगा भाग। तो पहले भाग जाएगा x² से, x की घात 3, ठीक है, x² गुणा x की घात 3, x² एकम x², घटाओगे चिन्ह बदलेगा, कटा, यहाँ से बचेगा माइनस के x²। फिर नीचे वाला उतर जाएगा, ये नीचे उतर जाएगा ना, x² है, यहाँ x है तो माइनस के x लग जाएगा। x से भाग गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के x², x एकम x, घटाने पे चिन्ह बदलता है, तो यहाँ से बचा माइनस के 4x। ठीक है, x गुणा x², x कम x, और यहाँ से आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ आ जाएगा अपना 2, अच्छा 4 आ जाएगा। सो यहाँ देखिए, गुणा में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था ना, जब x से हमने गुणा किया, x गुणा x x² हो गया माइनस का। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस का होगा ना, प्लस का होगा, तभी तो गड़बड़ हो रहा था हमसे। अब सही है, तो घटाने पर चिन्ह बदलता, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस के 5x माइनस का 1x, तो ये हो जाएगा माइनस के 6x। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 6 से गुणा कर दोगे, 6 कम 6x, 6 कम 6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस घटा देंगे तो कट के 0 आ जाएगा। अब सही है। अब देखो, बाकी 2 गुणनखंड निकालने के लिए इसका गुणनखंड कर दोगे, तो गुणनखंड जब करोगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस x माइनस 6, इसका गुणनखंड करना है। गुणा करने पे 6, घटाने पर 1, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6। ये सब तो बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले से आनी चाहिए, आती होंगी, नहीं तो कक्षा 12 में थोड़ी ना पढ़ते। तो यहाँ से 1 जोड़ा, यहाँ से 1 जोड़ा, यहाँ से x उभयनिष्ठ, यहाँ से 2 उभयनिष्ठ, तो जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखोगे, और जो उभयनिष्ठ है उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, यानी कि कुल मिला के हमारे पास जो फलन हो जाएगा, अतः जो f' होगा, इसीलिए ये 8 नंबर में आ रखा है, क्योंकि क्वेश्चन तो सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन लंबी है। 6/5 x बराबर 1 था, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया, तीसरा फैक्टर ये हो गया। तो x के आपको 3 मान मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर रख देते हैं, f' को 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, रखो यहां से 0 के बराबर,
ठीक, ये तो चलो बच्चों कांस्टेंट है, इसका मान तो जीरो नहीं होगा। इसको जीरो रखोगे, इसको जीरो रखोगे, इसको जीरो रखोगे तो एक्स का मान आपको 1 मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, संख्या रेखा पे रख देना है। इधर आपका जाता है माइनस के इन्फिनिटी, इधर जाता है आपका प्लस के इन्फिनिटी। यहाँ पर एक्स का मान माइनस का 2, इधर एक्स का मान 1, उधर इधर एक्स का मान 3। ठीक है, तो इंटरवल कितने हो जाएंगे आपके, एक इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, 4 इंटरवल बनेंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अंतराल और यहाँ लिखना होता है एफ डैश एक्स। क्या है एफ डैश एक्स, 6/5 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3। ठीक है, 4 अंतराल है हमारे पास। एक एक अंतराल करके देखते हैं। तो पहला अंतराल हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी से माइनस के 2, फिर है माइनस 2 से 1। ठीक है, फिर हमारे पास है 1 से 3 और अगला है 3 से अनंत। चेक करते हैं करके। सो देखो ये माइनस की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो यहाँ से मैंने एक्स का मान माइनस का 10 ले लिया। 6/5 क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ 10 रखेंगे, माइनस का 10 माइनस के 11, तो नेगेटिव आ गया। माइनस 10 प्लस 2 माइनस आ गया, माइनस 10 माइनस 3 माइनस 13 माइनस आ गया। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो कुल मिला के चिन्ह क्या आ गया, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक होने पे क्या होता है फलन, ह्रासमान होता है। तो इस इंटरवल पे क्या है फलन, ह्रासमान है। -2 -1, तो मैं x का मान क्या रख लेता हूँ, -1.5। 6/5 क्या है, पॉजिटिव, -1.5 में से ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, -1.5 प्लस का 2 प्लस आ जाएगा, -1.5 -3 माइनस आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, धनात्मक आ जाएगा। तो इस एफ डैश एक्स का मान धनात्मक आने पे क्या होता है, वर्धमान। इधर x का मान ले लेते हैं, बड़ा से बड़ा मान लेना होता है 2.5। 2.5 ले लिया। 6/5 तो पॉजिटिव है, 2.5 से 1 घटाएंगे पॉजिटिव, 2.2 में जोड़ेंगे पॉजिटिव, 2.5 में 3 घटाएंगे नेगेटिव, तो ये आ जाएगा ऋणात्मक। एफ डैश एक्स का मान आ गया ऋणात्मक, यानी कि ह्रासमान होगा। यहाँ से ले लो, बड़े की तरफ जा रहे हैं, x का मान प्लस के 10 ले लिया, पॉजिटिव, 10 में से 1 घटाओगे 9 पॉजिटिव, 10 में 2 जोड़ोगे पॉजिटिव, 10 में 3 घटाओगे पॉजिटिव, तो ये क्या है, धनात्मक है। सारे गुणा करेंगे धनात्मक आएगा। धनात्मक होने पे क्या होता है, वर्धमान होता है। तो इन 2 अंतरालों पे वर्धमान है और इन 2 अंतरालों पे ह्रासमान है फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है ना, अगर x का मान 0 से बड़ा है और इस इंटरवल में हमें निरंतर वर्धमान दिखाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कभी 5 नंबर में तो कभी 8 नंबर में पूछा गया है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है, हमें दे रखा है, फलन हमारे पास क्या है, फलन हमारे पास है tan इनवर्स एंगल के अंदर है sin x प्लस cos x। ठीक है, आपको पता है आपका उत्तर की निरंतर वर्धमान दिखाना है, उसके लिए आपको क्या करना होता है कि एफ डैश एक्स को 0 से बड़ा दिखाना है। तो हमें क्या करना है बच्चों, एक बार अवकलज करना है, कर लेंगे अवकलज। tan इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में जो भी आपका एंगल है उसका स्क्वायर हो जाता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एंगल में जो भी है उसका क्या हो जाता है, अवकलज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो बच्चों, साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। नीचे अगर मैं इसको खोल दूं तो ये हमें मिलेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक,
देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x। तो जो भी सर्वसमीक आप लगा रहे हो उसे मेंशन ज़रूर करना है। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है 1 के। और आप जानते हैं साइन 2x किसके बराबर होता है, ये होता है 2 साइन एक्स गुणा कॉस एक्स के। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर तो हमारे पास है कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, इसके जगह पे 1 रखेंगे और इसके जगह पर एक और एक हो जाएगा 2। और यहाँ पर है अपना क्या हो जाएगा साइन 2x। ठीक है ना, इसके जगह पे आ जाएगा साइन 2x। नीचे से फिर क्या देखिए क्या आ रहा है उभयनिष्ठ 2 आ रहा है। दो निकाल दिया उभयनिष्ठ और यहाँ पर बचा सिर्फ साइन 2x। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और एग्जाम में बार बार आता है। अब देखिए हमें अंतराल दे रखा है, अंतराल हमें बनाना नहीं है, अंतराल हमें दे रखा है ओपन इंटरवल में दे रखा है। ठीक है, आप लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 0 से π/4 में, 0 से π/4 में। आप जानते हैं 0 से π/4 में आपको बस ये दिखा देना कि ये इसका मान बड़ा होगा। ठीक है, आप जानते हैं अगर हम चतुर्थांश की बात करें यहाँ पर 0 से π/2 होता है, यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर 3π/2 होता है और यहाँ पर 2π होता है। ठीक है, अगर नियम की बात करें तो फर्स्ट आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आप पहले वाले में ऑल पॉजिटिव होता है 0 से π/2 में, लेकिन हमें π/4 की बात कर रहे हैं तो ये कॉस एक्स साइन एक्स ये सारे मान पॉजिटिव होंगे। तो 0 से π/4 में हमें बस ये लिख देना है कि जो एफ डैश एक्स होगा इस राशि का जो भी मान होगा ये 0 से बड़ा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, अतः फलन वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, ये लिख देना। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपका बड़े आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन उदाहरण नंबर हमारे पास है 31। ठीक है, उदाहरण का है ये। चलिए प्रश्न पे हम आ जाते हैं। प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन पिछले साल आ रखा है बड़े नंबर में, सीधे सीधे 8 नंबर में आ रखा था। कह रहे पानी की एक टंकी का आकार ऊर्ध्वाधर अक्ष वाले एक उल्टे लंब वृत्तीय शंकु है। ठीक है, उल्टा लंब वृत्तीय शंकु है, बना के दिखाता हूँ। एक शंकु है अपना, उल्टा है लंब वृत्तीय शंकु। ठीक है, ये हमारा शंकु है। तो मैं मान लेता हूँ कि शंकु की ऊंचाई ये हमारी h है और ये हमारे शंकु की क्या है त्रिज्या है। कह रहे पानी की एक टंकी का आकार ऊर्ध्वाधर अक्ष वाले एक उल्टे लंब वृत्तीय शंकु है जिसके शीर्ष नीचे है। इसका अर्धशीर्ष कोण, इसका जो अर्धशीर्ष कोण है मान लेते हैं इसका अर्धशीर्ष कोण अल्फा है। तो इसका अर्धशीर्ष कोण हमें इतना दे रखा है और इसमें 5 मीटर क्यूब प्रति मिनट, यानी कि इसके आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष पानी के स्तर बढ़ने की दर उस क्षण हमें ज्ञात करनी है जब टंकी में पानी की ऊंचाई 10 मीटर हो। ठीक है, तो हमको दिया क्या है, देखो जो जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमें दे रखा है अर्धशीर्ष कोण अल्फा बराबर क्या दे रखा है 10 इनवर्स 0.5, यानी कि ये इधर आ जाएगा 10 अल्फा बराबर दे रखा है 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2। 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2। जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगा, फिलहाल तो यहाँ पर हम रहने देते हैं। ठीक है, ये रहने देते हैं। उसके साथ हमें क्या दे रखा है मीटर क्यूब, यानी कि आयतन में परिवर्तन। इसका आयतन अगर v है तो dv/dt जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 5 मीटर क्यूब प्रति मिनट। मिनट है तभी मैंने यहाँ t लिखा। और जब ऊंचाई हमारे पास 10 मीटर होगी, ठीक है, तो पानी के स्तर के बढ़ने की दर ज्ञात कीजिए। पानी के स्तर यानी कि ऊंचाई dh/dt क्या होगा वो हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है बच्चों, dh/dt क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न पढ़ के यह आइडिया लग गया होगा कि भैया क्या दिया हुआ है, क्या हमें निकालना है, क्या हमें दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है।
कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो चूंकि यहाँ पे देखो, यहीं पे लिख देता हूँ चूंकि, क्योंकि यहाँ पर टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखो थीटा की जगह पर अल्फा है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब मेरा आर हो गया, और कर्ण मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी लंब बट्टे आधार होता है ना, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, आधार मेरा क्या हो जाएगा एच। अगर मैं इसको समीकरण नंबर 1 मानूं और इसको समीकरण नंबर 2 मानूं, तो समीकरण 1 और 2 से मुझे कुछ मिल रहा है संबंध, समीकरण 1 व 2 से। ये क्वेश्चन बड़े नंबर में आ रखा है, इसी वजह से 1-2 नंबर में नहीं, बड़े नंबर में आ रखा है, 5 या फिर 8। तो यहाँ पे भी टेन अल्फा, यहाँ पे भी टेन अल्फा, तो आर बट्टा एच क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, आर बट्टे एच बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा, एच एकम एच बट्टा 2, आर बराबर एच बट्टा 2। तो ये मैंने एक संबंध निकाल लिया, जहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, सो देखिए अब हम आ जाते हैं चूंकि आयतन में आ जाओ, क्योंकि शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो मैं मान रखूँगा 1/3 पाई, त्रिज्या मेरे पास क्या है, त्रिज्या मेरे पास एच के पदों में है h/2। ठीक है, और h की जगह पे तो भैया हमारा h ही है, h ही लाना है, क्योंकि हमें dh/dt चाहिए। ओके, तो फलन मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा पाई/3 एच स्क्वायर गुणा एच। तो h की घात 3 और 2 को 2 बार गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 3 12। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि dv/dt दे रखा है, तो t के सापेक्ष हम क्या कर देंगे अवकलज, करो अवकलज। तो पाई/12 आ जाएगा उभयनिष्ठ। ठीक है, पाई/12 हमारा क्या आ गया उभयनिष्ठ। अब हमें अवकलज करना है h की घात 3 का, तो पावर सॉल्व होगी, 3 सामने आएगा, एक घात कम हो जाएगी, और h का अवकलज क्या हो जाएगा dh/dt। ठीक है, अब देखो dv/dt का मान हमें प्रश्न में दे रखा है 5 पाई/12, ठीक है, गुणे में है 3, और h का मान प्रश्न में दे रखा था 10, और हमें dh/dt क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। सो देखोगे 3 चौके 12, ठीक है, 4 पंजे 20, ये 10 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, 10 का पावर यानी कि 100, ये पाई गुणे में यहाँ पर आके बट्टे में आ गया। ठीक है, चाहो तो पाई का मान रख सकते हो, या पाई का मान ना भी रखो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये आ गया dh/dt, 100 एकम 100, 100 पंजा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 के बट्टे में 5 पाई, 1 के बट्टे में 5 पाई dh/dt। चाहो तो पाई का मान रख देना अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, पाई का मान रख देना चाहो तो। 4 भी था ना यहाँ पर हमारे पास, 3 चौके 12, यहाँ पर 5 था। ठीक है, और ऊंचाई हमें 10 दे रखी थी। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। अब मात्रक लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा डी एच है ना, एच का मात्रक क्या था हमारे पास, मीटर, मीटर, और समय का मात्रक मिनट। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, हमारे एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, कहीं पे भी डाउट हो। ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पिछले साल 2 नंबर में पूछा गया है और 8 नंबर में भी पूछा गया है। ठीक है, कह रहे एल्यूमिनियम की एक शीट है हमारे पास। ठीक है, एल्यूमिनियम की एक शीट है हमारे पास, जो कि इस आकार की है। मैं बना के दिखाता हूँ। 3x8 आयताकार एक शीट है। ठीक है, तो इस यहाँ से हमारे पास 3 मीटर है, और यहाँ से हमारे पास 8 मीटर की आयताकार चादर के प्रत्येक कोने से समान वर्ग काटने पर समान वर्ग काटा जाता है। इधर से भी एक समान वर्ग काटो, इधर से भी एक समान वर्ग काटो, चारों तरफ से। ठीक है, मान लेते जो वर्ग हम काट रहे हैं, ठीक है, ये x है, ये भी x होगा, ये x है, ये भी x होगा, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं समान होती हैं। जो वर्ग हमने काटा है वो h है, उसकी लंबाई h है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो
काटने के बाद जो आकृति बचेगी हमारे पास, ठीक है, काटने के बाद जो आकृति बचेगी वो मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ये आकृति हमारे पास बचेगी, ठीक है, ये आकृति हमारे पास बचेगी। ये बचा हुआ भाग हमारे पास ये कितना होगा, देखो, जो अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास कुछ है क्या अभी, चलो मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ पूरा, ठीक है, मैं पूरा समझा देता हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा है ये प्रश्न आपसे, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, पूरा पता लग जाएगा। देखो ये आयताकार शीट है हमारी, ये आयताकार शीट है हमारी, और यहाँ से वर्ग काटे गए हैं, समान टाइप के वर्ग काटे गए हैं, और उससे एक संदूक बनाना। आप सोचोगे भैया संदूक कैसे बन जाएगा, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ संदूक। जो वर्ग काट के फेंके गए हैं, ये काट के मैं फेंक देता हूँ आपके आंखों के सामने। देखो ये वर्ग है ना, यहाँ से काट के फेंके गए, इधर से भी काट के फेंक दिया, देखो इधर से भी काट के फेंक दिया मैंने, और इधर से भी काट के मैंने फेंक दिया, और इधर से भी काट के फेंक दिया। तो ये हिस्सा मेरे पास बचा, यही हिस्सा मैंने बनाया ना यहाँ पर। अब आप बोलोगे भैया ऐसे मोड़कर ढक्कन रहित संदूक कैसे बनेगा। संदूक बनाने के लिए इसको ऐसे यहाँ से फोल्ड करेंगे, इसको भी यहाँ से फोल्ड करेंगे, इसको भी यहाँ से फोल्ड करेंगे, और इसको भी यहाँ से फोल्ड करेंगे, और इसको मिला देंगे। देखो ये एक संदूक बन गया, बक्सा बन गया, जिसका ऊपर से ढक्कन नहीं है, ठीक है, जिसका ऊपर से ढक्कन नहीं है। समझ गए कॉन्सेप्ट, अब समझ गए ना कॉन्सेप्ट। तो जिसकी जो चौड़ाई होगी संदूक की, यहाँ से पूरा 3 था, यहाँ से x कटा, यहाँ से x कटा, तो संदूक की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, अब 3, इधर से x, इधर से x, 3 माइनस के 2x, और ये क्या होगा, इधर से x कटा, इधर से x कटा, 8 माइनस के 2x, संदूक की लंबाई। अच्छा संदूक की ऊंचाई क्या होगी, x होगी, ये ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई है। तो यहाँ लिख देंगे, माना x भुजा की वर्ग काटी जाती है, x भुजा की वर्ग काटी जाती है। तो x भुजा की जब आप वर्ग काट दोगे तो संदूक की विमा यानी कि लंबाई क्या हो जाएगी, 8 माइनस के 2x, चौड़ाई क्या हो जाएगी 3 माइनस के 2x, और ऊंचाई क्या हो जाएगी x। ये हमने x था ना, ये हमारी ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई हमारी x हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी भी बच्चे को नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार बने संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन को हमें अधिकतम दिखाना है। तो अब आ जाओ संदूक के आयतन पे। चूंकि संदूक का आयतन, संदूक का आयतन V बराबर, संदूक का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मान रख देंगे, लंबाई हमारे पास है 8 माइनस की 2x, चौड़ाई हमारे पास है 3 माइनस की 2x, और ऊंचाई हमारे पास है x, ठीक है। इन सब को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो, तो पहले तो यहाँ 3 से गुणा करो, 8 3 24, 3 दूनी 6x, 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16x, और 2 माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, और 12 से गुणे में क्या है x है। तो यहाँ से देखो ये क्या हो गया, 24 16 और 4, 16 और 6 22x प्लस के 4x स्क्वायर गुणे में x से अंतर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4x क्यूब माइनस के 22x स्क्वायर प्लस के 24x, क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया। ये हमारा v फलन है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, एक बार अवकलज कर देना है। x में फलन है तो x के सापेक्ष अवकलज करना है। तो यहाँ लिखेंगे dv बट्टे dx, ठीक है, dv बट्टे dx, करो अवकलज। तो ये हो जाएगा 4 3 12,
एक्स स्क्वायर, 22 दूनी 44 एक्स प्लस के 24। ठीक है, दोबारा एक बार अवकलज कर देते हैं d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24 एक्स माइनस के 44। उच्चतम तथा निम्नतम के लिए हम क्या करते हैं, जो सिंगल डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से मैं 4 उभयनिष्ठ निकालूं, 4 तो उभयनिष्ठ आ जाएगा ना, 4 तियां 12, 4 छंग 24 गुणा 3 छंग 3 एक्स स्क्वायर माइनस के 11 एक्स प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, तो माइनस से ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दो, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से उभयनिष्ठ आ जाएगा 3 और एक्स भी, एक्स बचा -3, यहाँ से आ जाएगा उभयनिष्ठ 2, जो 2 बार है उसे हम लिखेंगे 1 बार, और यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस के 2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ये चीज। अब ये गुणनखंड तो मिल गया, अब लिखेंगे उच्चतम तथा निम्नतम के लिए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे उच्चतम व निम्नतम के लिए। ठीक, उच्चतम व निम्नतम के लिए क्या होता है, सिंगल डेरिवेटिव को 0 रखते हैं, dv बट्टी dx को 0 रखोगे तो dv बट्टा dx क्या मिल जाएगा आपका, देखो हमारे पास 4 बार था, गुणनखंड हमने किया था, तो x -3 और 3x माइनस के 2 आया है। इन सबको 0 रखेंगे, ये तो 0 नहीं होगा, इसको 0 रखेंगे, इसको 0 रखेंगे, x का मान मिलेगा 3 और यहाँ से मिल जाएगा 2 बट्टा 3, x के ये 2 मान आएंगे। ठीक है, तो x का मान किस पर रख के देखो, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, अधिकतम आयतन चाहिए। x का मान जहाँ पर रख के देखेंगे डबल डेरिवेटिव में, अगर ये अधिकतम देता है जो बिंदु उसी को लेना है, दोनों बिंदु में से जो अधिकतम देगा उसको लेंगे। तो x बराबर 3 पे देखो, x बराबर 3 पर डबल डेरिवेटिव में रख के देखते हैं, तो यहाँ क्या था 24x माइनस के 44 था, तो 24 गुणा 3 माइनस के 44। ठीक है, तो ये 24 का 24 24 48 24 थी 72, तो ये तो निम्नतम आ जा रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। धनात्मक आने पर क्या होता है, फलन निम्नतम होता है, तो मुझे निम्नतम नहीं चाहिए, मुझे अधिकतम चाहिए। तो x का मान 3 हम नहीं ले सकते क्योंकि ये मुझे निम्नतम मान दे रहा है, मुझे अधिकतम मान चाहिए, अधिकतम आयतन चाहिए। जब ये नहीं होगा तो ये ज़रूर होगा, रख के देख लो, x बराबर 2/3 पर, यहाँ पर रखना है डबल डेरिवेटिव में, 24 x की जगह पर 2/3 माइनस के 44, 3 × 24, 8 दूनी 16 में से 44 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ऋणात्मक मान आएगा। क्या आ जाएगा, ऋणात्मक मान आ जाएगा, और ऋणात्मक आने पे फलन क्या होता है, उच्चतम होता है, और यही चाहिए था, उच्चतम है फलन। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, जो हमारी ऊंचाई होगी है ना, वो कितनी होगी, वो होगी 2/3, और ये भी बाद बाकी चीज़ आप कैलकुलेशन करके निकाल लो। ठीक है, निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो हमारी जो ऊंचाई होगी उसे x था हमारे पास, वो आ जाएगा 2/3, हमारी जो चौड़ाई होगी 3 माइनस के 2x था, 2x, x का मान है 2/3, तो ये आ जाएगा 3 तियां 9 माइनस के 4/3, यानी कि 5/3। ठीक है, और ऊंचाई हमारे पास, लंबाई हमारे पास क्या थी, 8 माइनस के 2x, 2x, x का मान हमारे पास कितना है 2/3, तो 8 तियां 24, 2 दूनी 4/3, तो ये आ जाएगा 20/3। ठीक है, तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने तीनों चीज़ आराम से निकाल दी, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो
या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है और इस क्वेश्चन को एग्जाम में बार बार पूछा गया है, स्पेशली इस साल बहुत ज़्यादा पूछा गया, वो भी 8 नंबर में। ठीक है, क्या पूछा गया? 8 नंबर में पूछा गया। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस पढ़ के समझना आना चाहिए आपको अच्छे से। कह रहे एक निर्माता इतने रुपए प्रति इकाई की दर से एक्स इकाइयां बेच सकता है, एक्स इकाइयां बेच सकता है। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है ना, तो वही चीज़ है। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है, आज कक्षा 12 में आ गए हो तो सेलिंग प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस, ये सब आपको अच्छे से समझ में आता है। तो हमें जो दे रखा है विक्रय मूल्य, जो दे रखा है, एक निर्माता इतने रुपए प्रति इकाई की दर से बेच सकता है, यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस एच एक्स, वो हमें दे रखा है 5 माइनस एक्स बट्टा 100। एक्स इकाइयों का उत्पाद मूल्य इतना है, उत्पाद मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य सी एक्स, कॉस्ट प्राइस हमारा इतना है, एक्स के बट्टे में 5 प्लस 500, ये चीज है अपने पास। कह रहे इकाइयों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो उसे अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए बेचनी चाहिए। अधिकतम लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट, लाभ, लाभ कैसे निकलता है? लाभ निकलता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कक्षा 4-5 में पढ़ा होगा आपने। लाभ को मैं प्रॉफिट बोलता हूँ, पी एक्स से दर्शाता हूँ। विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर मान रखो सेलिंग प्राइस मेरा कितना है बच्चों? एच एक्स मेरे पास क्या है? 5 माइनस एक्स बट्टा 100, और कॉस्ट प्राइस मेरे पास है एक्स बट्टा 5 प्लस के 500। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा देखो। अब एक चीज नोटिस करो आप, देखो हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है? कह रहे एक निर्माता इतने रुपए प्रति इकाई, मतलब एक वस्तु की कीमत इतनी है, एक्स इकाइयां बेच सकता है। कितनी इकाइयां बेच सकता है? एक्स। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ये तो एक वस्तु की कीमत है, हमने कितनी वस्तु बनाई है? एक्स, तो हमें एक्स से गुणा करना पड़ेगा। ये चीज हमसे छूट रही थी, ये चीज हमसे छूट रही थी, तो हम एक्स से यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो जैसे एक्स से गुणा करोगे, चलो बाहर रख देता हूँ यहाँ पर, अब सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, अब क्वेश्चन सही है। मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा मोड़ा इधर, क्योंकि अच्छे से प्रिंटिंग नहीं हुई ना तो दिख नहीं रहा था, सॉरी बच्चों, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो एक वस्तु की कीमत इतनी है, तो एक्स वस्तु की कीमत जो हम बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य इतना होगा। एक वस्तु की इतनी है, इतनी वस्तु हमने बेची है, तो इनको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, एक्स से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस के एक्स स्क्वायर बट्टे 100, ये हो जाएगा एक्स बट्टे 5 माइनस के 500। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो देखो प्रॉफिट हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको हल कर लेते हैं लॉसअपर लेके। यहाँ 5x, यहाँ x है ना, इसको एक साथ कर लो तो 5×5 में से एक x घटेगा तो 24x बट्टे 5 आ जाएगा। तो इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं, 5×25 में से एक x कम करेंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 100, ठीक है, एक्स स्क्वायर बट्टे 100 प्लस का आ जाएगा 24x बट्टे 5 माइनस के 500। ये फलन को हमने सरल कर लिया, ये प्रॉफिट वाला फलन है हमारे पास। अब हमें क्या करना है? अब क्लच करना है, जैसे हम करते हैं, एक बार आप क्लच कर दो तो ये हो जाएगा माइनस के 2x बट्टे 100, और ये हो जाएगा 24 बट्टे 5। एक बार आप क्लच करोगे तो, दोबारा आप क्लच करोगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2/100। ठीक है, और नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक है, फलन क्या है? अधिकतम है, यानी कि
लाभ फलन अधिकतम है, लाभ फलन अधिकतम है, क्योंकि इसमें एक्स ही नहीं है, डायरेक्ट नेगेटिव आ रहा है ना, और हमें अधिकतम ही दिखाना था। क्या दिखा? लाभ को अधिकतम दिखाना था, दिखा दिया हमने। अब हमें बाकी चीज़ें निकालनी है, तो क्या करते हैं, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे उच्चतम व निम्नतम के लिए क्या करते हैं, जो सिंगल डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर रखते हैं, जो पी डैश एक्स है उसको रख देंगे 0 के बराबर। तो रखो 0, यहाँ पे अपना आ जाएगा माइनस के 2x/100 प्लस 24/5 बराबर 0। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 2x/100 यह है 24/5, नीचे नीचे कटेगा, 5 दूनी 10, 0, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 12 दूनी 24, 240। कितनी इकाइयाँ बनाई गई, 240 इकाइयाँ बनाई गई। ठीक है, 240 इकाइयाँ बनाई गई, और एक की कीमत कितनी है वो भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, एक की कीमत कितनी है वो भी निकाल लो। तो इकाइयों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो उसे अधिकतम लाभ, अच्छा इकाई ज्ञात करना था, एक्स इकाई, तो एक्स निकाल दिए, 240 इकाई बनाई गई थी अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बच्चे स्किप करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर मेरी बातों में विश्वास नहीं है तो पेपर उठा के देख लो, और इस साल भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। और मैं कभी भी फालतू क्वेश्चन, फालतू कंटेंट नहीं बनाता हूँ, जो भी बनाता हूँ काम का बनाता हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।